चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा करते हैं। अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी कर दी है और इसका आदेश दिया है। दरअसल अमेरिकी सेना हॉर्मुज की पहरेदारी करेगी, ये आदेश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। अमेरिका का अभी पूरा फोकस हॉर्मुज खोलने पर है। अमेरिका के 2 युद्धपोत हॉर्मुज में गश्त लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर अवैध टोल वसूली का आरोप। एक नया सुरक्षित समुद्री रास्ता बनाया जा रहा है। अमेरिकी नौसेना जल्द ही जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा, तो एक वैकल्पिक रास्ता बनाने की तैयारी ट्रंप कर रहे हैं। अभी पूरा फोकस डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज स्ट्रेट पर है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर अवैध टोल वसूली का आरोप है और यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी हॉर्मुज खोलने के लिए निकली है और जो पहरेदारी है नौसेना की अमेरिकी सैनिकों की, वो देखी जा रही है। जो गतिविधियां हैं हॉर्मुज स्ट्रेट पर वो बढ़ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही ये स्टेटमेंट दिया था, हालांकि उनकी तरफ से ये बयान दे दिया गया था। अमेरिकी सेना हॉर्मुज की पहरेदारी के लिए निकल पड़ी है। दरअसल अब पूरा फोकस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई फेल्ड वार्ता के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फोकस पूरी तरीके से शिफ्ट कर लिया है और फोकस अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर आ रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर। और अपना कंट्रोल अब अमेरिका चाह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप अपना कंट्रोल रखें, अपने तरीके से हॉर्मुज को चलाएं। हालांकि हॉर्मुज के अलावा वैकल्पिक रास्ता ढूंढने का प्रयास भी अब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और इसी फोकस के साथ उनके जो सैनिक हैं वो पहरेदारी कर रहे हैं। 21 अप्रैल तक फिर से यूएस ईरान की बात हो सकती है। तुर्की और मिस्र जैसे देश पर्दे के पीछे बातचीत की कोशिश में जुटे हुए हैं। काहिरा या इस्तांबुल में बातचीत हो सकती है, अगली मीटिंग हो सकती है। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत फेल हो गई थी। मिस्र और तुर्की जैसे मध्यस्थ अब सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। असली पेच कहां पर फंसा है? डोनाल्ड ट्रंप का डबल गेम वॉर रुकेगा क्या? ईरान का हॉर्मुज पर ताला क्या होगा? हॉर्मुज है हुजूर आला। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल की कोशिश करने वाले ट्रंप, अगली बातचीत में उनका रुख क्या रहता है? तुर्की और मिस्र जैसे तमाम जो मध्यस्थ देश हैं अब वो सुपर और हाइपर मोड में नजर आ रहे हैं, सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने सबसे पहले कोशिश की, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बाकायदा जेडी वेंस और तमाम जो बड़े नेतृत्व था ईरान का और अमेरिका का, वो भी पहुंचा था, लेकिन वो वार्ता फेल रही। और इधर माइन स्वीपर शिप बारूदी सुरंगों का सफाया करने के लिए अमेरिका से ईरान की ओर रवाना हो चुका है। अमेरिका के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी कर वो अब अपना अधिकार इसमें जमा लेगा, अपना कंट्रोल इस पर कर लेगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका आज से हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी कर रहा है। नाकेबंदी के ऐलान के बाद वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल आया है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $104 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $102 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ऐसे में खाड़ी के तेल पर निर्भर देशों में ऊर्जा संकट अब विकराल रूप ले लेगा क्या? अमेरिका हॉर्मुज को लेकर पहले ही कह चुका है, जो देश खाड़ी के तेल पर निर्भर हैं, उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के कब्जे से छुड़ाने के लिए खुद मेहनत करनी चाहिए। दुनिया के वे देश जो हॉर्मुज रास्ते से तेल लेते हैं, उन्हें इस मार्ग की सुरक्षा खुद करनी चाहिए और इसे संभाल कर रखना चाहिए। अमेरिका नाटो से ईरान के खिलाफ कार्रवाई को पूरा समर्थन नहीं मिलने को लेकर धमकी दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध में अमेरिका का समर्थन नहीं करने को लेकर नाटो की आलोचना की। व्हाइट हाउस में नाटो के महासचिव मार्क रूट के साथ निजी बैठक के बाद ट्रंप ने बाकायदा ट्रुथ पर पोस्ट कर लिखा, जब हमें नाटो की जरूरत थी तब वे मौजूद नहीं थे और अगर हमें फिर से उनकी जरूरत पड़ी तो वे मौजूद नहीं होंगे। ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल न होने के नाटो सहयोगियों के फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही धब्बा करार दे चुके हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद शुरू हुई इस आपसी खींचतान को नाटो अब और टाल नहीं सकता। लेकिन नाटो के पूर्व डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जिम टाउनसेंड ने कहा है, नाटो में पहले की तरह कामकाज नहीं होगा, ना तो इस अमेरिकी प्रशासन के दौरान और ना ही अगले प्रशासन के दौरान। हम अलग होने के इतने करीब हैं जितने पहले कभी नहीं रहे।
ऐसे में सवाल उठता है कि नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, जो कि एक सैन्य गठबंधन है, उसका अगला कदम क्या होगा? क्या ये ट्रांस अटलांटिक गठबंधन यानी कि नाटो टिक पाएगा? अपनी मनमर्जी से अमेरिका को इस गठबंधन से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन ने कहा है कि नाटो से बाहर निकलने का मुद्दा अभी भी विचाराधीन है। ऐसे में मिडिल ईस्ट जंग से उपजे ऊर्जा संकट की जो तस्वीरें सभी ने देखी, क्या हालात उससे भी बदतर हो जाएंगे? तेल गैस संकट के समाधान के लिए क्या कोई उपाय नहीं है? ये वो सवाल है जो यक्ष प्रश्न बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो भाई सीज फायर का टूटना बिल्कुल तय है। ईरान वर्सेस यूएस, इजराइल, लेबनान दूसरे क्षेत्र युद्ध विराम में शामिल। युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं है। दरअसल यूएस इजराइल ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, कोई उल्लंघन नहीं, ये गलतफहमी है। तो ये दो पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो देख लीजिए। सीज फायर का टूटना तय है, लेकिन यूएस इजराइल का तर्क क्या है और ईरान का तर्क क्या है वो जानिए। हिजबुल्लाह पर हमले के बदले हॉर्मुज बंद, ट्रंप की धमकी है, हॉर्मुज खुले सेफ रहे, ये ईरान कह रहा है। दरअसल अमेरिका की तरफ से भी उन 10 पॉइंट्स को हमने कूड़ेदान में फेंक दिया है, ये कहना है अमेरिका का। उस 10 पॉइंट को हमने कूड़ेदान में फेंका, हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर है, समझौता नहीं होगा तो बड़ी भयंकर ताकतवर शूटिंग भी होगी, ये ईरान का तर्क है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि झुकने वाले, रुकने वाले और टूटने वाले तो हम बिल्कुल नहीं हैं। अब बड़े संदेश ये गया है कि पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया इस्लामाबाद में, ये जो वार्ता फेल हो गई, इसके बाद ये लगने लगा कि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई है। हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका मध्यस्थता के लिए करता रहा है, इस बार भी करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश फिर नाकाम रही। अब तुर्की और मिस्र जैसे देश हैं जो सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अगली वार्ता हो सकता है कि मिस्र या तुर्की देशों की तरफ से हो जाए या इनमें अगली वार्ता हो जाए। लेकिन अब इस जंग का अगला मोड़ क्या होने वाला है, अगली डायरेक्शन क्या होने वाली, कोई उल्लंघन नहीं है, गलतफहमी है। हॉर्मुज को लेकर लगातार ईरान अमेरिका पर आरोप लगा रहा है और अब तो ट्रंप ने अपना कंट्रोल वहां पर लगभग शुरू कर दिया है। अपने सैनिकों को वहां पर पहरेदारी के लिए रख दिया है। जो युद्धपोत हैं वो भी रवाना हो चुके हैं। 10 पॉइंट्स पर लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन 10 पॉइंट्स को कूड़ेदान में फेंक दिया, ये ट्रंप ने कहा। इसके मायने भी हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अली शाह जी, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका न्यूज़ इंडिया पर। और मोहम्मद अली शाह जी, फिलहाल इस युद्ध का डायरेक्शन आप कहां जाता हुआ देख रहे हैं? एक कोशिश तो पाकिस्तान ने कर ली, इस्लामाबाद में फेल्ड टॉक तो हो गया, पहले इस्लामाबाद टॉक्स था, मैं तो इसे फेल्ड टॉक कहूंगी। अब उसके बाद तुर्की और मिस्र भी सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, मसला क्या है? अगली बातचीत होगी क्या अब? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। देखिए, ईरान ने बोला है कि वो दूसरी वार्तालाप के लिए तैयार है अगर अमेरिका कुछ चंद एक शर्तें हैं सिंपल वाली वो मान ले तो। अगर वो शर्तें मान लेता है तो फिर हम सेकंड टॉक्स के लिए हम राजी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और दिल में ये बात फैक्ट है कि कोई भी युद्ध नहीं चाहता है, सब शांति चाहते हैं, सब चाहते हैं कि अमल चैन से रात को पीसफुली सोएं। तो आपने जैसे कि फेल टॉक्स बताया, इस्लामाबाद टॉक्स को बिल्कुल सही फरमाया। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए, एक ऑटोमेटिक दरवाजा है जो खुद खुलता है, ठीक है? हम एक मॉल में घुसते हैं, वो खुद खुल रहा है, दरबान की जरूरत नहीं है खोलने की मैन्युअली, मगर एक आदमी फिर भी वहां पे खड़ा हुआ है और वो खोल रहा है, इशारा कर रहा है कि वो खोल रहा है और फिर वो बंद भी कर रहा है, जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान का रोल वही था। और पुराने जमाने में ना क्लास 5th फेल एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन मानी जाती थी कि भाई कहां तक पढ़े हो, मैं क्लास 5th फेल हूं। क्लास 5th पास नहीं, क्लास 5th फेल, मतलब वहां तक तो पहुंचे। तो पाकिस्तान इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरफ देख रहा है कि कम से कम वो दो मुल्कों को साथ में लेकर आया जो सामने बैठे आमने सामने, और ऐसा हुआ। तो फेल टॉक्स है बिल्कुल, जी हाँ।
अच्छा अली साहब, क्या अब ये डायरेक्शन क्या आप चेंज होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का जो फोकस है वो शिफ्ट हो चुका है। अब जंग में किसको कितना नुकसान हुआ वो अलग बात, लेकिन अब मेन फोकस और मेन मुद्दा और मेन अचीवमेंट अगर होगी तो ट्रंप के लिए हॉर्मुज को लेकर होगी। हॉर्मुज पर अब लड़ाई बाकी है। आप ये समझते हैं कि युद्धपोत का रवाना होना या सैनिकों की पहरेदारी बढ़ा देना, इससे कंट्रोल की दिशा में ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं क्या हॉर्मुज स्ट्रेट पर? मनीषा जी, आपने बहुत ही इंटेलिजेंट बात करी है यहाँ पर। देखिए, युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। समुद्री जहाज आ रहे थे, जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अभी पूरा फोकस युद्ध का, शर्तों का, सब कुछ हो गया है, पूरा फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। मगर तो हासिल क्या किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने? अपनी जगहसाई और बेइज्जती के अलावा और नुकसान के अलावा हासिल क्या करा? और ईरान को और शक्ति दे दी। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और शक्तिशाली बना दिया भैया, क्योंकि युद्ध से पहले ईरान ने अपना ठोस नहीं जमाया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो कंट्रोल कर रहा है, दादागिरी है भाई। वो वहां पे टैरिफ, वो टोल भी वहां पे चुंगी जो कहते हैं वो ले रहा है। अच्छा, जो अमेरिकन सैनिक बेस थे ना, जैसे कि कुवैत में हो गए, बहरीन के अंदर हो गए, कतर के अंदर हो गए, यूएई में ऑफिशियल सैनिक बेस नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान ने उनके सैनिक बेसों पे निशाना बनाया। तो यानी कि वो सैनिक बेसिस पहले एसेट्स थे। बहुत बड़ा, मतलब शान की बात थी कि यहाँ पर बहुत एसेट, बहुत अच्छी बात। अब वही एसेट्स अब बोझ बन गए। अब उन पे फायरिंग कर रहा है ईरान। ठीक है, तीसरी बात, ईरान के ऊपर 1979 से सैंक्शंस थे जो अमेरिका ने लगाए थे। प्रतिबंधियां थी, रोक टोक थे, बहुत कुछ थे। वो अब भाड़ में जाओ, सैंक्शन भाड़ में जाए दुनिया, हम तुझे करेंगे। अब वो सैंक्शंस ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली उसको माना नहीं जा रहा है उन सैंक्शंस को। तो ईरान अब एक जख्मी शेर की तरह हो गया है। ईरान और ज्यादा तेज उभरता हुआ आया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हासिल क्या करा? बिल्कुल, तो केवल एक अफरा अच्छा, ये हॉर्मुज स्ट्रेट पर फोकस कहीं ईरान की चाल तो नहीं थी कि धीरे धीरे करके हम उस लिमिट तक लेकर आ जाएंगे जहां पर अब न्यू रिजीम गया भाड़ में, न्यू रिजीम हो ना हो इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप सोचना बंद कर देंगे? परमाणु बम, बैलिस्टिक मिसाइल का बनना, परमाणु बम का, परमाणु कार्यक्रम का जो पूरा काम है उसको भाड़ में जाने देंगे ट्रंप? अब सीधा फोकस ईरान की चाल के तहत तो नहीं ट्रंप अब चल रहे हैं कि ईरान ने खिलौना दे दिया है, उसी खिलौने को खेल रहे हैं अब ट्रंप? मनीषा जी, सच बात ये, ईमानदारी की बात तो ये है कि मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं। आपने बहुत ही अच्छा एक एंगल निकाला है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल, ये भी एक एंगल अगर देखें तो ऐसा हो भी सकता है कि मैं दाग देता हूँ आपकी स्ट्रेटेजिकल माइंड की। बिल्कुल, वाकई में ये भी एक एंगल, यू कैन नॉट रूल इट आउट कंप्लीटली। तो बिल्कुल ये एक एंगल हो भी सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको ये बताता हूँ, ये मैं हमारे दर्शकों को डराने के लिए नहीं, मतलब थोड़ा अवेयर करने के लिए बता रहा हूँ मैं। ऐसा कहा गया था कि तीसरा विश्व युद्ध जो होगा ना, सर, जय हिंद सर। How are you? Very well, sir. Sir, I'm live, sir. छोटे भाई, तुम कहाँ से आ गए? सर, अभी लाइव बोल। जी सर, अपनी बात आप पूरी कीजिए। बिल्कुल, मेरे को अपने बेटी की तरह मानते हैं, तो इसलिए बड़े खुश हुए अभी। नहीं, very nice. Good, thank you, sir. Good to see you after a long time. Same here, sir. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा, मैं रुक करूंगी आपका। इसी बीच एक और अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करते हैं, वो ये कि भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फत्ताली ने हॉर्मुज को लेकर एक बेहद ही महत्वपूर्ण और संतुलित यानी बैलेंस्ड स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है, जिससे थोड़ी राहत की सांस मिली है। राजदूत फत्ताली ने ये स्पष्ट किया है कि हॉर्मुज को खोलने का फैसला मौजूदा हालातों पर निर्भर करता है, लेकिन ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नौवहन की स्वतंत्रता का पूरी तरीके से सम्मान करता है और इसके प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने दुनिया को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि ईरान बहुत जल्द एक विशेष
मैकेनिज्म तैयार करेगा और इसकी जानकारी सभी देशों के साथ साझा की जाएगी। ईरान के इस स्टैंड और ईरान के इस रुख से साफ है कि वे तनाव के बीच भी कूटनीतिक और कानूनी रास्तों को खुला रखना चाहता है। अब दुनिया भर की निगाहें उस नए मैकेनिज्म पर टिकी हैं जिसका ऐलान ईरान आने वाले दिनों में करने वाला है, ताकि हॉर्मुज में या समुद्र में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही फिर से बहाल हो सके। ईरान भारतीय जहाजों को हॉर्मुज पार करने में मदद करेगा। तो हॉर्मुज पर ईरान तैयार कर रहा है एक नया मैकेनिज्म। तो ये अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। अपडेट ये है कि एक थोड़ी सी राहत भरी खबर मिल रही है। ईरान भारतीय जहाजों को हॉर्मुज पार करने में मदद करेगा और एक नया मैकेनिज्म ईरान की तरफ से तैयार किया जा सकता है, जिसमें दुनिया के जो जहाज हैं, देशों के जो जहाज हैं, वो समुद्र से सुचारू रूप से बहाली के साथ काम करें या वहां की आवाजाही और ज्यादा बहाल हो। Bismillahirrahmanirrahim. I consider it my duty to sincere gratitude to the people and the government of India for their sympathy and solidarity with the people and the government of Islamic Republic of Iran in these difficult times. The embassy of the Islamic Republic of Iran in Delhi had utilized from the voluntary contributions of the people of India to purchase medicine, and you can see the part of these efforts. And I want to say that the people of India एक और मेहमान हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस चर्चा में। आपका तारुफ उनसे करवा देती हूँ। मेजर जनरल हमारे साथ AJB जैनी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर शामिल हो चुके हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका न्यूज़ इंडिया पर। लेकिन इस न्यू मैकेनिज्म के ज़रा उसके मायने ज़रा बताइएगा। अब ईरान जो है वो ये कह रहा है कि हम एक मैकेनिज्म तैयार करने वाले हैं। ये फत्ताली साहब का बयान है। आप मेरे से पूछ रही हैं मैडम? जी सर, जी सर, आप ही से सवाल है। जय हिंद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे वाजिब दोस्त बैठे हुए हैं अली, और थैंक यू सो मच आपके दर्शकों को और पैनलिस्ट को। देखिए, मैकेनिज्म चाहे कोई भी बनाइए, मेरा तो ये मानना है कि जब तक वो एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट भरोसा नहीं होगा और आपस में कुछ आन प्रदान लेन देन, भाई आपने अपनी 10 डिमांड दे दी, वो बोलते हम नहीं मानेंगे। आपने वो 15 डिमांड दे दी, बोलते हम नहीं मानेंगे। तो फिर होगा क्या? यही तबाही होती रहेगी। तो जब तक कि कुछ लेन देन की स्पिरिट नहीं होगी कि आपने ये माना, मैंने आधा मान लिया, वो मैंने मान लिया, चलिए आप ये ना माने, चलिए हम बाद में ये मान लेंगे, कुछ तो हो। और वो तभी हो सकता है जब आपस में ट्रस्ट होगा, भरोसा होगा। अब सवाल ये है कि भरोसा तो है नहीं, क्योंकि आप ईरान को चाहते हो कि वो आके टेबल पे सब कुछ उगल दे, सब कुछ साइन कर दे, आपकी लाइन के ऊपर साइन कर दे, लेकिन आप उसके हिजबुल्लाह को मारते रहेंगे, आप लेबनान को ठोकते रहेंगे, आप बोलेंगे आप न्यूक्लियर मत बनाओ, आप बोलते आप हॉर्मुज भी खोल के रखो, आप बोले कि आपका जितना पैसा हमने बैंक में रोका हुआ है वो भी नहीं देंगे। तो ऐसा तो कोई भी मुल्क नहीं है, क्योंकि अब हमको ये मानना पड़ेगा कि ईरान जो है वो एक सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। सर्वाइवल, वो एक व्यक्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हाँ। आप उसको कुछ ही बोलो, एक्सिस ऑफ इविल बोल दो, उसके जो प्रॉक्सीज हैं, जो हिजबुल्लाह हूती, उनको टेररिस्ट बोल दो, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलता हूँ। लेकिन सवाल यही है कि जब आप उसको एक्सिस ऑफ इविल बोल रहे हो तो इजराइल भी तो चाहता है ना, इजराइल भी तो चाहता है कि भाई ईरान को इस दुनिया के नक्शे से ही हटा दो और पूरा ये होना ही नहीं चाहिए। हम तो एक ग्रेटर इजराइल बनाएंगे जिसमें जॉर्डन भी होगा, सीरिया भी होगा, लेबनान भी होगा, गाजा भी होगा, गोलान हाइट्स भी होगा, ग्रेटर इजराइल होगा। तो ऐसे तो इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं चल सकते हैं। देखिए, 47 साल से जिस देश को आपने सैंक्शंस में रखा, जिसकी गले के ऊपर में आपने गुटकी को दबा के रखा, जिसका कि सब कुछ आपने सत्यानाश करके रखा,
और अब आपने इतनी बॉम्बिंग, इतनी बार, इतनी मिसाइल, इतने ड्रोन ठोके, उनके बच्चे मारे, उनके लीडर मारे। ईरान ने सीख लिया है कि हम इनका इतने बड़े शेर का मुकाबला तो कर नहीं सकते, तो हम असिमेट्रिक वॉर लड़ेंगे। असिमेट्रिक वॉर मतलब एक हाथी और चींटी वाला लड़ाई, कि सूंड में चढ़ जाएंगे और हाथी को मार देंगे, वो वाला काम कर रहा है। और जब वो असिमेट्रिक वॉर है तो हिजबुल्लाह ले लो, चाहे हूती ले लो, वो तो उसके असिमेट्रिक वॉर के टूल्स हैं, वो तो असिमेट्रिक वॉर के उसके हथियार हैं। तो ये सब देखिए, हमको एक लाइन से हट के थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट इज, सबसे पहले सीज फायर होना चाहिए। अब ये सीज फायर हुआ भी कैसा, वो सबको मालूम है। एक को मुंह मियां मिट्ठू बन गए, बीच में मेरी कमर आपने खुजा दी, आपकी कमर मैंने खुजा दी, और चले आए वो सीज फायर करने के लिए। कौन कौन आए सीज फायर में बात में? आप देखिए, डेलीगेशन भी तो मैटर करता है ना। ईरान का जो डेलीगेशन, मैं अब आधा मिनट और लूंगा, टाइम देंगे आप। ईरान का जो डेलीगेशन आया, पढ़े लिखे सब डॉक्टरेट पीएचडी लोग आए। डॉक्टर गलीबाफ जो स्पीकर है उनके पार्लियामेंट के, डॉक्टर अरागाची जो रक्षा मंत्री है एमईए के, जो डॉक्टर अहमदीन, अच्छा जैनी साहब, ये जो हॉर्मूज पर कंट्रोल करने की कोशिश अब ट्रंप कर रहे हैं, क्या ये इतना इजी होने वाला है? भाई हॉर्मूज को लेकर तो ईरान की भी अपनी शर्तें हैं और अमेरिका की भी अपनी शर्तें हैं। ना ईरान झुकने, टूटने और रुकने को तैयार, ना ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। तो ट्रंप जो युद्धपोत वहाँ पर अपने बढ़ा रहे हैं, जो अपने सैनिकों की पहरेदारी वहाँ पर बढ़ा रहे हैं, अपनी एक्टिविटी वहाँ पर बढ़ा रहे हैं, क्या ये इतना इजी होगा क्या हॉर्मूज पर कंट्रोल कर लेना? मैं इस मामले में बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। देखिए, वो जो हॉर्मूज खुला हुआ था उसको ट्रंप ने बंद करवाया। अब जब हॉर्मूज ईरान ने बंद कर दिया है, तो अब ट्रंप बंद करना चाह रहे हैं। अरे भाई, व्हाट द ब्लडी हेल यू वांट? आप चाहते क्या है? आप हॉर्मूज को खुला रखना चाहते हैं या बंद रखना चाहते हैं? चलिए, चाहे खोलिए चाहे बंद करिए, अब बात बड़ी साफ है मैडम, कि ईरान ने समझ में आ गया है कि हॉर्मूज उसकी सोने की चिड़िया है। वो समझ में आ गया है कि इसको हम वेपनाइज करेंगे। तो पहले तो उन्होंने वेपनाइज किया, जब उनके पास हथियार, नेवी, एयरफोर्स वगैरह नहीं रही, तो उन्होंने बोला ठीक है, वी विल यूज दिस एज ए इकोनॉमिक वेपन। अब जो भी यहां से निकलेगा $1 पर बैरल हमें टैक्स देगा, टोल देगा। अब यू कैन इमेजिन कितने बड़े बड़े टैंकर, कितने लाखों बैरल टन, तो कितने लाखों डॉलर ईरान को। शुरुआती लड़ाई में ईरान को भी नहीं लगा होगा कि हॉर्मूज सोने की चिड़िया बन जाएगा, या हॉर्मूज से वो इतना मुनाफा कमा सकता है या इतना डोमिनेट कर सकता है। हाँ, शुरुआती लड़ाई में ईरान को नहीं लग रहा होगा। अली साहब, आपको लगता है क्या शुरुआती जब युद्ध शुरू हुआ तो क्या ईरान को इस बात का अंदाजा था कि हॉर्मूज स्ट्रेट उसके लिए कितना बड़ा टूल किट साबित होगा? अब तो हॉर्मूज पर लड़ाई टिक ही गई है ऑलमोस्ट, लेकिन ईरान को इस बात का अंदाजा नहीं था। बिल्कुल मनीषा जी, आपने सही फरमाया, और जनरल साहब ने बिल्कुल सटीक तीर निशाने पे मारा, बिल्कुल। और बहुत, मैं जब जनरल साहब सुनता हूँ बहुत सीखने को मिलता है। और जिससे पहले मैं आपके सवाल दूं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने गौर किया, जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा था, जनरल साहब स्क्रीन पर आए, आपके शायद टीवी स्क्रीन पे उस टाइम पे विजिबल नहीं थे, लेकिन मैंने बैठे बैठे ही सावधान किया मैंने। ये है इंडियन आर्मी का रिस्पेक्ट। तो हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, ये होते हैं इंडियन आर्मी की खास बात, कि हम वी ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर ओल्ड सोल्जर्स, वी ऑलवेज, मैं भी अभी सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो देखिए, अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। देखिए, अमेरिका ने क्या करा? अमेरिका ने ईरान को ही और मजबूत कर दिया भैया, अपने दुश्मन को ही और मजबूत कर दिया। क्योंकि जंग से पहले तो ईरान की जो मजबूती है वो नहीं थी। अमेरिका ने ईरान को जख्मी शेर बना दिया। अब वो जख्मी शेर और जुनूनी हो गया। आ जाओ भाई, अब हम बताते हैं, ठीक है। जंग से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, समुद्री जहाज जा रहे थे, आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये अब अमेरिका ने, जैसे जनरल साहब ने बताया, अमेरिका ने इसको पहले तो खुलवाओ, फिर बंद करो, खुलवाओ, बंद करो, क्या करा। अच्छा, इसके अलावा जो अमेरिकन सैनिक बेसिस थे ना, जैसे कि आपको बताया मैंने, कुवैत में, कतर में, बहरीन में, वो एसेट्स माने जाते थे, वो लायबिलिटी बन गए। अब वो बोझ बन गए।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस है 1979 से, अब कहते हैं भाड़ में जाए सैंक्शंस। सर इट्स लाइक रिस्ट्रिक्शंस, एकेडमी रिस्ट्रिक्शंस, टेक 7, टेक 14, उस टाइप से है। तो अब आप देखिए, अमेरिका बोलती है जो भी ईरान की मदद करेगा हम उस पर 50% हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। अरे भाई, घर की खेती डोनाल्ड ट्रम्प साहब की, वो जो मर्जी डोनाल्ड ट्रम्प साहब कर ले। मेरे ख्याल से ना अमेरिका हैड बिकम टू बिग फॉर इट्स बूट्स एक्चुअली। अमेरिका बहुत बड़ी बन गई थी, बहुत घमंड, बहुत उसमें अहंकार आ गया था। नहीं, लेकिन वो उस अहंकार को ही तोड़ा ना ईरान ने। ईरान तो उसे घुटने पर ही लेकर आ गया ना। तो यही सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत एक ईरान की हो गई है और यही कूटनीतिक हार अमेरिका की अब तक की नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए।